मई 2025 का वो महीना जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शहनाइयों की गूंज थी। एक घर में नई नवेली दुल्हन के कदम पड़े थे और पूरे परिवार की आंखों में एक सुखद भविष्य के सपने थे। हर माता पिता की तरह उमा रघुवंशी ने भी अपने 29 वर्षीय बेटे राजा रघुवंशी के सिर पर सेहरा सजते देखा था। राजा एक होनहार और स्थापित ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था, जिसने अपनी मेहनत से समाज में एक मुकाम हासिल किया था। 11 मई 2025 को उसकी शादी 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी के साथ पूरे रीति रिवाजों और पारिवारिक रजामंदी से संपन्न हुई थी। शादी के बाद दाम्पत्य जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत के लिए यह नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर निकला। उनकी मंजिल थी बादलों का घर कहा जाने वाला खूबसूरत राज्य मेघालय। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन वादियों में राजा अपने प्यार के फूल खिलने की उम्मीद ले जा रहा था, वहीं उसके लिए एक बेहद दुखद और अप्रत्याशित घटना की पटकथा लिखी जा रही थी। मेघालय की वो सर्द और धुंध भरी वादियां जल्द ही एक ऐसी गहरी और सुनियोजित साजिश की गवाह बनने वाली थीं, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस पत्नी का हाथ पकड़कर राजा 7 जन्मों के सफर पर निकला था, वही पत्नी एक बड़े धोखे का मसौदा अपनी मुट्ठी में दबाए बैठी थी। लेकिन सच्चाई इतनी हैरान कर देने वाली थी कि जब पुलिस के सामने इस घटना के पन्ने खुले तो जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के महज 12 दिन के भीतर एक खूबसूरत यात्रा एक गहरे और सुनियोजित षड्यंत्र यानी एक बड़े धोखे में बदल गई। यह कोई क्षणिक आवेश या अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी आपराधिक साजिश थी जिसकी रूपरेखा शादी की वेदी पर बैठने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। कहानी की जड़ें इंदौर में गहराई तक फैली थीं। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा, मेहनती और अपने परिवार से प्रेम करने वाला युवक था। दूसरी ओर सोनम, जो अपने पिता की मायका कंपनी में एक मानव संसाधन यानी HR पेशेवर के रूप में काम करती थी, उसकी एक अलग ही दुनिया थी। सोनम का जीवन उतना पारदर्शी नहीं था जितना वह दिखाती थी। उसके पिता की ही कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी राज कुशवाहा के साथ उसके गहरे प्रेम संबंध थे। जब सोनम के परिवार ने उस पर राजा से विवाह करने का दबाव डाला तो उसने इसका कड़ा विरोध किया। पारिवारिक सूत्रों की माने तो उसने अपने परिजनों को गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी थी। परंतु जब वह शादी टालने में पूरी तरह से विफल रही तो उसने और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर किसी को भी गहरा मानसिक आघात पहुंचे। उन्होंने राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। इस गंभीर काम को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 किराए के लोगों की तलाश की गई। विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी नाम के इन आपराधिक तत्वों को राजा पर हमला करने के लिए पूरे 20 लाख रुपए की रकम दी गई। जरा सोचिए, जिस मंडप में सोनम राजा के साथ 7 फेरे ले रही थी, उसी समय उसके दिमाग में राजा के खिलाफ पूरे षड्यंत्र का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो यकीन करना मुश्किल है। 20 मई को हनीमून के नाम पर यह जोड़ा इंदौर से रवाना हुआ। उनकी योजना पहले असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर के दर्शन करने और फिर 21 मई को मेघालय के शिलांग पहुंचने की थी। राजा के मन में अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत उत्साह था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि एक गहरी साजिश उसके कदम दर कदम पीछे चल रही है। जांच में जो बात सामने आई उसने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। वे तीनों हमलावर विशाल, आकाश और आनंद 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। वे साधारण पर्यटकों का रूप धरकर एक लॉज में रुके हुए थे और बस एक सही मौके की तलाश में थे। उनका पहला प्रयास गुवाहाटी में ही राजा को नुकसान पहुंचाने का था। हमलावर पूरी तरह से तैयार थे, उनके साधन उनके पास थे और सोनम लगातार उन्हें राजा की पल पल की लोकेशन भेज रही थी। लेकिन गुवाहाटी की भीड़ भाड़ और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। पहला खतरा राजा को छूकर निकल गया, लेकिन राजा को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसे गहरे संकट में धकेलने का पहला प्रयास कर चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साजिश कितनी गहरी और अप्रत्याशित थी। गुवाहाटी में नाकाम होने के बाद 21 मई को यह जोड़ा मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंच गया।
यहाँ की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए स्वर्ग के समान थे। लेकिन असली राज अब तक छुपा हुआ था। मामले की जांच पूरी हुई। मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की एक विस्तृत और ठोस चार्जशीट अदालत में पेश की। सभी आरोपी सलाखों के पीछे थे। राजा के परिवार को लगा कि शायद अब उनके बेटे को इंसाफ मिल जाएगा और इन लोगों को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब 27 अप्रैल 2026 को शिलांग की अदालत का एक फैसला सामने आया। शिलांग की अतिरिक्त उपायुक्त न्यायिक दशलीन आर खरबटेंग की अदालत ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। यह जमानत इसलिए नहीं दी गई कि सोनम निर्दोष थी या पुलिस के पास सबूतों की कमी थी, बल्कि यह जमानत पुलिस की कागजी कार्रवाई में हुई महज एक लिपिकीय त्रुटि यानी क्लेरिकल मिस्टेक के आधार पर दी गई थी। इस एक तकनीकी चूक ने पूरी न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। भारत की दंड प्रक्रिया में हाल ही में ऐतिहासिक बदलाव हुए थे, जिसके तहत पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू की गई थी। मेघालय पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के समय कई अहम दस्तावेज तैयार किए थे, जिनमें अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो और अधिकारों की सूचना का झापन शामिल थे। लेकिन इन सभी दस्तावेजों में पुलिस ने एक भयंकर लापरवाही कर दी। हत्या के आरोप के लिए बीएनएस की धारा 103 लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने भूलवश हर दस्तावेज में धारा 403 दर्ज कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ेगी। नए कानून में धारा 403 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि पुरानी आईपीसी में यह धारा संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग जैसे बहुत छोटे अपराध से जुड़ी थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में इसी तकनीकी खामी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। निचली अदालत ने यह मानते हुए कि पुलिस ने गिरफ्तारी दस्तावेजों में आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोपों को स्पष्ट नहीं किया है, इसे संविधान के अनुच्छेद 22 का सीधा उल्लंघन माना। यह अनुच्छेद हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार देता है कि उसे अपनी गिरफ्तारी के स्पष्ट कारणों की जानकारी दी जाए। अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी संस्थागत विफलता के कारण आरोपी अपने कानूनी बचाव से वंचित रह गई और इसी आधार पर एक गंभीर आपराधिक कृत्य की मुख्य साजिशकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो यकीन करना मुश्किल है। जमानत की खबर सुनते ही मानो राजा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा की मां उमा रघुवंशी का हृदय विदारक दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मीडिया के सामने आते ही उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने शुद्ध हिंदी में अत्यंत मार्मिक स्वर में कहा, मेरा पुत्र मेरे हृदय का अंश था। हमने न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखा था, परंतु आज हमारा वो विश्वास खंडित हो गया है। उस स्त्री ने मेरे पुत्र के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया और आज वह इतनी सुगमता से स्वतंत्र कैसे हो गई। उनके इस आक्रोश में केवल दुख ही नहीं, बल्कि एक गहरी शंका भी छिपी थी। उमा रघुवंशी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि यह सामान्य जमानत नहीं है। उन्होंने शंका जताई कि धनबल का प्रयोग करके व्यवस्था को प्रभावित किया गया है और हो सकता है कि उनके अपने अधिवक्ता भी इस कृत्य में लिप्त हों। उन्होंने जांच के दौरान सामने आए उन सबूतों का जिक्र किया जो चीख चीख कर सोनम के कृत्य की गवाही दे रहे थे। उन्होंने रोते हुए बताया, मेरा पुत्र उस यात्रा पर जाने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं था। सोनम ने ही हठपूर्वक सारी टिकटें आरक्षित की थीं। और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उस स्त्री ने केवल जाने की टिकटें ली थीं, लौटने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। उसका उद्देश्य तो मेरे पुत्र को वहां से कभी वापस लाना ही नहीं था। लेकिन सच्चाई इतनी हैरान कर देने वाली थी कि उमा के खुलासे यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान राजा ने उन्हें फोन कर दुख भरे स्वर में कहा था कि सोनम उसमें कोई रुचि नहीं ले रही है और अत्यधिक मौन रहती है। अपने आंसुओं को रोकते हुए उस बूढ़ी मां ने समाज से एक सवाल पूछा, यदि उस स्त्री के मन में किसी और के प्रति प्रेम था तो उसने मेरे पुत्र से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार क्यों नहीं किया? उसने मेरे निष्पाप पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? उमा ने सोनम के भाई गोविंद से हुई अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने गोविंद से पूछा था कि जब वह जेल में अपनी बहन से मिला तो उसने उसे फटकार क्यों नहीं लगाई।
गोविंद का जवाब था कि वहां पुलिस और मीडिया का पहरा था, लेकिन उसने भी स्वीकार किया कि यदि उसकी बहन इस कृत्य की दोषी है तो उसे न्याय संगत दंड अवश्य मिलना चाहिए। मृतक के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इस पूरी न्याय की लड़ाई को अपने कंधों पर उठा लिया है। शुरुआत में मेघालय पुलिस की 790 पन्नों की चार्जशीट से वे संतुष्ट थे, लेकिन इस तकनीकी जमानत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया है। विपिन ने अब पूरे सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाह और इस पूरी साजिश में शामिल हर व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि इस षड्यंत्र की आखिरी परत तक पहुंचा जा सके। परिवार ने पुलिस की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठाए कि क्यों शुरुआत में सोनम को एक संदिग्ध के बजाय एक गुमशुदा मानकर जांच की गई, जिसने उसे भागने और सबूत मिटाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की पुरजोर मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की आधिकारिक सिफारिश की है और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है कि मध्य प्रदेश सरकार इस विपदा में उनके साथ ढाल बनकर खड़ी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मई 2026 में जब सोनम जमानत पर बाहर आई तो उसने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। इस्टामोजो नाम के एक चैनल को दिए साक्षात्कार में वह अपने बचाव पक्ष के वकीलों के साथ बहुत ही आत्मविश्वास से बैठी नजर आई। उसने नेपाल भागने की उन तमाम अफवाहों का पूरी तरह से खंडन किया जो राजा के भाई विपिन द्वारा लगाए गए थे। उसने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, यह सब पूर्णतः सत्य है। मेरे विरुद्ध भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। मैं न्यायपालिका का सम्मान करती हूं और जब तक यह अभियोग समाप्त नहीं होता मैं शिलांग छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब पत्रकारों ने उससे मुख्य आरोपों पर सवाल किया तो उसने बहुत ही चतुराई से मामले को विचाराधीन बताकर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी एक जमानत याचिका में तो उसने यह तक दावा कर दिया कि राजा के साथ उसका रिश्ता बहुत ही स्नेहपूर्ण था और वह एक भाई बहन जैसा रिश्ता महसूस करती थी। इस भ्रामक दावे ने राजा के परिवार की पीड़ा को और बढ़ा दिया। इस बीच मेघालय सरकार, जो निचली अदालत के इस फैसले से स्तब्ध थी, उसने तत्काल मेघालय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिंगदोह की अदालत में 10 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच एक जबरदस्त कानूनी जंग चली। महाधिवक्ता अमित कुमार ने राज्य की ओर से पुरजोर दलील दी कि सोनम को हर पल यह मालूम था कि वह किस आरोप में गिरफ्तार है। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक से उसके किसी भी संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया। दूसरी ओर बचाव पक्ष संविधान के अनुच्छेद 22 का ढाल बनाकर पुलिस की लापरवाही को भुनाने में लगा रहा। अदालत ने भी माना कि पुलिस द्वारा बिना पढ़े पुराने फॉर्म का अंधाधुंध इस्तेमाल करना एक भयंकर संस्थागत चूक है। उच्च न्यायालय ने सभी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आपराधिक मामला 2 राज्यों की संस्कृति और सम्मान का मुद्दा बन जाएगा। जब शुरुआत में यह जोड़ा लापता हुआ था तो मुख्य भूमि के कुछ मीडिया चैनलों ने बिना किसी सबूत के मेघालय को एक अपराधग्रस्त क्षेत्र बताना शुरू कर दिया था। यह भ्रामक नैरेटिव फैलाया गया कि वहां के स्थानीय जनजातीय लोगों ने इस नवविवाहित जोड़े पर हमला किया है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी और हमलावर मध्य प्रदेश से ही गए थे, तो स्थानीय लोगों में भारी रोष फैल गया। सोहरा के निवासियों ने अपनी सांस्कृतिक गरिमा और राजा रघुवंशी के सम्मान में एक विशाल कैंडल लाइट मार्च निकाला। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि मेघालय के लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं और यह अपराध उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इस पूरी त्रासदी ने रघुवंशी परिवार को भीतर तक तोड़ दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां घोर अंधकार होता है वहां ईश्वर प्रकाश की एक किरण जरूर भेजता है। घटना के ठीक 1 वर्ष बाद, उसी एकादशी के दिन जब राजा यह संसार छोड़कर गए थे, उनके बड़े भाई सचिन की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परिवार ने आंसुओं के बीच इस पल का स्वागत ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ किया।
घर के बाहर राजा इज बैक के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। एक साल के अंतहीन दुख और संघर्ष के बीच उस नवजात शिशु की किलकारी ने इस परिवार को न्याय के लिए लड़ते रहने की एक नई ऊर्जा दी है। यह छोटी सी आवाज जीवन में एक नई किरण लेकर आई है, जिससे परिवार में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई है। इस बच्चे के आगमन ने उन्हें यह महसूस कराया है कि न्याय की लड़ाई मात्र उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि क्या राजा की उस बूढ़ी मां के आंसू कानून के गलियारों में इंसाफ की रोशनी ला पाएंगे। इस मौन में छिपा दर्द और संघर्ष लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी है। क्या कानून की प्रक्रिया में इस परिवार की हिम्मत और हौसला एक नया मोड़ लाएगा? यह सवाल देश की दीवारों के बीच गूंज रहा है। क्या एक तकनीकी चूक के सहारे बरी हुई एक साजिशकर्ता फिर से कानून के दायरे में आएगी? यह एक ऐसा तथ्य है जो न केवल इस परिवार को बल्कि हमें सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली को किसी भी तकनीकी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। यह लड़ाई अब सिर्फ राजा रघुवंशी के परिवार की नहीं, बल्कि देश की उस पूरी न्याय व्यवस्था की है, जहां प्रक्रिया और सच्चाई के बीच एक निरंतर बहस छिड़ गई है। वहीं समाज में यह तय करने का समय है कि क्या हम ऐसे संबंधों को स्वीकार करेंगे जो सच्चाई में आधारित न हों। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत चट्टान के पार जाने की कहानी नहीं है, बल्कि आपके सामने एक दृष्टांत है जो हमें जागरूक करता है। वैवाहिक रिश्तों की आड़ में किस तरह के षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, यह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हम सभी को राजा की इस दर्दनाक कहानी से सीखना चाहिए कि अंधा विश्वास कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता और किसी भी संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज न करना कितना जरूरी है। इसलिए हमें न्याय की प्रक्रिया में अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। इस काम में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था और सच्चाई की जीत पर उम्मीद कायम रखनी होगी। अगर इस जानकारी से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियों से हम आपको सतर्क करते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।